हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? लॉकडाउन में मज़ा ले रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना खा रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे उम्मीद करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी कर रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है जो पिछला 4 वीडियो हो चुका है डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम का, वो पूरा पूरा देखे होंगे। तो अगर जो भी है जो ये वीडियो देख रहा है और 4 वीडियो पहले का नहीं देख पाया है, तो पहले 4 वीडियो देख ले, वरना फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा तो कन्फ्यूज़न होगी। तो पहले चारों वीडियो देख लेगा तो उससे क्या हो जाएगा, थ्योरी पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा कि कैसे क्या करना है, कौन कौन सा स्टेप्स होता है। ठीक है। अब हम लोग जो होता है वो 4 में पढ़ लिए थे कि भाई हमारा डब्ल्यू बीम क्या होता है, उसका एनालिसिस, उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसका डिज़ाइन कैसे किया जाता है। ठीक है। अब ये लास्ट है इस सीरीज़ का, लास्ट लास्ट वीडियो है डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम की सीरीज़ का। ठीक है। डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मेंस के लिए। मेंस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपी बीटीई का या बीटेक का एकेटीयू का। ठीक है। तो डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ लें। 4 वीडियो जो है मैंने पहले बना दिया है, चारों वीडियो का अगर आप देख लेते हैं तो डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर सकते हैं अगर 4 वीडियो जो है हम देख चुके हैं तो। शुरू से लेकर के अंत तक स्किप करके मत देखना, वरना स्किप करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो आज हम लोग टॉपिक लेते हैं कि भाई हमारा डिज़ाइन का स्टेप पढ़ लिया, अब डिज़ाइन के स्टेप का यूज़ कैसे करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक क्वेश्चन लिए हैं कि डिज़ाइन, क्वेश्चन क्या है कि डिज़ाइन है रेक्टेंगुलर बीम 230 मिलीमीटर इंटू 600 मिलीमीटर ओवर। अब यहाँ पे 600 मिलीमीटर हमारा इफेक्टिव नहीं लिया गया, जिसका मतलब क्या है, कैपिटल डी है। ठीक है। ओवर एंड इफेक्टिव स्पैन डायरेक्ट दे दिया गया, और 5 मीटर द सुपर इम्पोज लोड या सर्विस लोड, या इसको बोलते हैं लाइव लोड। इम्पोज लोड है तो ये क्या है, लाइव लोड है। ठीक है। ऑन द बीम इज 50 किलो न्यूटन पर मीटर। इफेक्टिव कवर जो दे रखा है टू रीइंफोर्समेंट इज टेकन एज 50 mm। तो रीइंफोर्समेंट 50 mm के लिए इफेक्टिव कवर दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग जो है वो रीइंफोर्समेंट, दोनों रीइंफोर्समेंट के लिए 50 mm लेकर के चलेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रीइंफोर्समेंट दे रखा है। यहाँ कंप्रेशन और टेंशन के लिए अलग अलग नहीं दे रखा है, तो हम लोग एक ही लेकर के चलेंगे 50 mm का। और क्वेश्चन में दे रखा है कि M20 का और Fe415 का स्टील का यूज़ करना है। ठीक है। तो अब क्या क्या गिवन है, हमारा 230 मिलीमीटर जो है वो हमारा विथ है। कैप स्मॉल एल या इफेक्टिव स्पैन है 5 मीटर। डी, स्मॉल डी क्या है कि हमारा इफेक्टिव डेप्थ कितना है, 600। टोटल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर माइनस करेंगे 550 मिलीमीटर। एफ सी के M20 है तो 20 न्यूटन पर mm², और Fe 415 है तो Fy जो हो जाएगा वो 415 हो जाएगा। और इम्पोज लोड हमारा क्वेश्चन में दे रखा था 50 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इससे क्या हो जाएगा, इम्पोज लोड, या इसको सर्विस लोड बोल सकते हैं या लाइव लोड बोल सकते हैं, तो 50 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है। अब हमको एक वैल्यू यहाँ और दे रखी है डी डैश की। डी डैश इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द कंप्रेशन स्टील फ्रॉम द आउटर मोस्ट कंप्रेसिव फाइबर। मतलब कंप्रेसिव फाइबर के लिए इफेक्टिव कवर भी कितना है, 50 mm है। तो इसका मतलब क्या है, डी डैश 50 mm दे गया। तो इसलिए तो हमने सबसे पहले फैक्टर लोड निकालना पड़ेगा। फैक्टर लोड की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम चाहे मोमेंट निकालें, फैक्टर मोमेंट निकालना है, चाहे फैक्टर शियर फोर्स निकालना है, तो उसमें हमें फैक्टर लोड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू टोटल लोड क्या होता है कि फैक्टर लोड के बराबर। फैक्टर लोड इसको बोल सकते हैं, अल्टीमेट लोड बोल सकते हैं, या तो इसको बोलते हैं डिज़ाइन लोड। 3 नाम है, फैक्टर लोड, डिज़ाइन लोड या अल्टीमेट लोड। तो टोटल लोड इंटू 1.5। अब 1.5 टोटल लोड किसके सम के बराबर होता है, डेड लोड प्लस लाइव लोड। अब यहाँ पे तो लाइव लोड हमारा दे रखा था, तो लाइव लोड तो आ गया, लेकिन डेड लोड नहीं पता है कि हमको डेड लोड कहाँ से निकालना है। तो डेड लोड निकालने के लिए बी इंटू डी, हम लोग 1 मीटर के लिए निकालते हैं तो 1, और 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब क्या होता है, ये हमारा
ये हमारा आरसीसी का जो है वो यूनिट वेट होता है। आरसीसी का जो होता है वो यूनिट वेट होता है। तो इसलिए बी इंटू कैपिटल डी इंटू 1 इंटू 25। इससे क्या, ये कोई भी क्वेश्चन होगा फॉर्मूला सेम रहेगा। डी एल डेड लोड इज इक्वल टू बी इंटू डी इंटू 25 kN/m। तो इससे हमारा डेड लोड कितना निकल करके आएगा, 3.45 kN/m। और लाइव लोड हमारा दे रखा था क्वेश्चन में 50 kN/m। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, टोटल लोड किसके सम के बराबर होता है, टोटल लोड होता है डेड लोड प्लस लाइव लोड के बराबर। मतलब इसका सम और इसका सम कर देंगे तो 53.45 kN। अब डिज़ाइन या फैक्टर लोड या अल्टीमेट लोड भी बोल सकते हैं। तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको, तो ये आ जाएगा हमारा फैक्टर्ड लोड। तो कितना आएगा, 80.175 kN/m। ये हमारे क्या हो गया, डिज़ाइन या फैक्टर लोड। अब डिज़ाइन फैक्टर लोड आ गया तो अब क्या करेंगे, अब डिज़ाइन मोमेंट निकालेंगे और डिज़ाइन शेयर, मतलब उसकी वजह से, डिज़ाइन लोड की वजह से कितना मोमेंट और कितना शेयर डेवलप हो रहा है। तो एम यू कितना हो जाएगा, W/L²/8। ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है। और शेयर कितना हो, डिज़ाइन शेयर कितना हो जाएगा, W/L/2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इससे एम यू की वैल्यू जो आएगी 250.55 kN/m आ जाएगा। और ये वी यू क्या है, डिज़ाइन शेयर की वैल्यू जो आएगी 200.4 kN। अब थर्ड स्टेप में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा मोमेंट, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है बीम का। जैसे हम लोग पढ़े थे थ्योरी में पढ़े थे कि डबली रीइंफोर्स्ड बीम को क्या करते हैं कि एक सिंगली सपोर्टेड बैलेंस बीम में और एडिशनल स्टील के लिए अलग बीम में उसको कंप्राइज कर लेते हैं कि इन दोनों के सम के बराबर होता है डबली रीइंफोर्स्ड बीम। तो इसके लिए क्या होता है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जानना बहुत ज़रूरी है, कैसे निकलता है। तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे होगा, 0.36 FCK XU मैक्स D माइनस 0.42 XU मैक्स। तो एम लिमिटिंग तो सी ए और टी ए दोनों फॉर्मूले से कर सकते थे, लेकिन सी ए वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। टी ए वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको ए एस टी नहीं पता है, T1 नहीं पता है। इसलिए क्या होगा कि एक बार हम लोग लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए वाला फॉर्मूला करेंगे। अब इसमें ये फॉर्मूले में एक्सयू मैक्स है, तो एक्सयू मैक्स 415 के लिए होता है 0.4। अब हमारा लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए एक्सयू मैक्स पता चल गया कि 0.48 D होता है। अब क्या करेंगे कि लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे सेम फार्मूला से। तो जो आ जाएगा लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, है इतना 18196671.7। इसकी यूनिट याद रखना है कि यूनिट जो है वो हमेशा न्यूटन पर एमएम में होगी, क्योंकि हम लोग जो होगा कि हम लोग न्यूटन पर एमएम में ही एमएम में लेकर के चल रहे हैं। जितना भी हमारा बी और डी है जो, वो हमारा न्यूटन मिलीमीटर में है, सॉरी। ठीक है, तो उससे अब हम लोग देख रहे हैं कि एम यू लिमिटिंग जो आया हमारा एम यू से बहुत छोटा है। एम यू कितना है, 181। अब इसको किलो न्यूटन में लिखेंगे तो वो एम यू लिमिटिंग जो आ जाएगा वो आ जाएगा 181.9 किलो न्यूटन। 1 2 3 4 5 6, हाँ 1819 kN/m। और हमारा कितना आ रहा था, एम यू कितना आ रहा था, 250.55 kN/m। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि हम लोग को डबली रीइंफोर्स्ड बीम डिज़ाइन करना है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया गया कि डबली रीइंफोर्स्ड बीम डिज़ाइन करें या सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम डिज़ाइन करें, तो एक बार एम यू लिमिटिंग निकाल करके उसको टैली कर लेना है कि एम यू कितना है। एम यू और एम यू लिमिटिंग को टैली कर लेना है कि कितना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि हमको पता चल जाएगा, अगर एम यू जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया एम यू लिमिटिंग तो वहाँ पे कौन सी बीम डिज़ाइन करनी है, डबली रीइंफोर्स्ड बीम डिज़ाइन करनी है। अब हम लोग करते हैं कि ये जो टोटल डिज़ाइन मोमेंट निकला है वो किसके बराबर होता है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्लस एडिशनल स्टील की वजह से मोमेंट जो हुआ है उसके सम के बराबर होता है। तो एडिशनल स्टील का मोमेंट कैसे निकालेंगे, एम यू डिज़ाइन मोमेंट में से लिमिटिंग मोमेंट माइनस कर देंगे तो उसकी वजह से हमारा mu2 आ जाएगा। ठीक है, ये वेरी वेल एक्सप्लेन्ड किया गया है कहाँ पे, हमारे थ्योरी वाले पोर्शन में, थ्योरी वाले वीडियो में, जहाँ पे मैंने थ्योरी बताया था पहले वीडियो, नहीं दूसरा वीडियो में। ठीक है, अब हमारा mu2 आ गया, तो अब एरिया ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन करना है, कंप्रेशन स्टील निकालना है। कंप्रेशन स्टील में कितना एरिया है, एरिया ऑफ स्टील है, ठीक है, कंप्रेशन जोन में।
तो उसके लिए ए एस सी क्या होता है, mu2/FSC, डी माइनस डी डैश। डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, और डी डैश क्या है, इफेक्टिव कवर टू कंप्रेशन स्टील। कंप्रेशन स्टील को इफेक्टिव कवर कितना कितना दिया गया है, ठीक है। तो एफएससी जानने के लिए हमको अब एफएससी क्वेश्चन में डायरेक्ट दे सकती है, तो डायरेक्ट दिया रहेगा क्वेश्चन में तो डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर एफएससी नहीं दिया है क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, डी डैश अपॉन डी का रेशियो जो होगा वो उससे हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग एफएससी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हमने एफएससी की वैल्यू निकालना सीख गए थे कि कैसे निकलते हैं। डी डैश अपॉन डी की वैल्यू जो होती है उसी से हम लोग एफएससी की वैल्यू पता करते हैं कि एफएससी की वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो हमारा 0.09 आया डी डैश बाई डी का। अब देखो डी डैश बाई डी की जो वैल्यू होती है उससे हम लोग देखते हैं कि एफएससी की वैल्यू क्या है। अब हमारा क्वेश्चन में 415 है, 415 दिया गया है, तो उसके लिए डी डैश बाई डी की वैल्यू जो है 0.09 आई है। अब 0.09 किसके बीच में होगा, 0.05 और 0.10 के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब हाईएस्ट वैल्यू हमेशा लिया जाता है, तो 0.09 के बाद में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 0.10 है जो टेबल में दी गई। तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू एफएससी की क्या आ जाएगी, 353। तो एफएससी की वैल्यू हम लोग क्या ले लिए, 353, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि एएससी की वैल्यू पता, एफएससी की वैल्यू पता चल गई, सब फॉर्मूले में रख करके mu2/FSC डी स्मॉल डी माइनस डी डैश। इससे हम लोग का एएससी आ जाएगा। अब एएससी आ गया तो हम लोग 16 मिलीमीटर, याद रखना कि जो हमारा बार होता है उसको जनरली हम लोग 16 mm रखते हैं कंप्रेशन स्टील के बार को। तो कंप्रेशन स्टील के बार को क्या हो जाएगा, 16 mm 5 का ले लेंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग एक बार का एरिया निकाल लेंगे, कितना एक बार का आएगा, पाई/4 डी स्क्वायर, मतलब 16 का स्क्वायर, ये एक बार का एरिया आया। अब हमको टोटल बार कितनी करनी है कि एरिया ऑफ स्टील में कंप्रेशन जोन में कितना बार निकालनी है, कितना बार रखनी है। तो हम लोग कितना बार रखेंगे, नंबर ऑफ बार कैसे कैलकुलेट होते हैं, कंप्रेशन स्टील का एरिया अपॉन एरिया ऑफ 1 बार। तो कंप्रेशन स्टील का एरिया 388.6 है और एरिया ऑफ 1 बार है 201। तो अप्रॉक्सीमेट 2 आ जाएगा, तो इसको लिखना पड़ेगा, टू प्रोवाइड 2 बार ऑफ 16 mm 5। इससे क्या होगा, अब एएससी प्रोवाइडेड कितना होगा, जैसे एक बार का एरिया ये है, हमने 2 बार वो हुआ, 2 बार प्रोवाइड किया कंप्रेशन जोन में, तो इसके लिए एएससी प्रोवाइडेड कितना हो जाएगा, 2 × पाई/4 × 16 स्क्वायर या 402 mm²। अब सेम वे में क्या करते हैं कि एरिया ऑफ स्टील एएसटी निकालते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि एएसटी किसके बराबर होता है, AST1 के बराबर और AST2 के बराबर। अब AST1 क्या है, AST1 वो स्टील है जो टेंशन जोन में प्रेजेंट है सिंगली रिइंफोर्स्ड बैलेंस बीम के लिए, और AST2 क्या है, एडिशनल स्टील प्रेजेंट है किसमें, टेंशन जोन में, ठीक है। तो AST1 के लिए फॉर्मूला ये निकल के आया था, MU लिमिटिंग अपॉन 0.87 FY डी माइनस 0.42 XU मैक्स। इसमें सारी की सारी वैल्यू हमें पता है, तो AST1 की वैल्यू आ जाएगी। अब AST2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, MU2/0.87 FY डी माइनस डी डैश। अब AST2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सारी की MU2 की वैल्यू पता है, FY की वैल्यू पता है, डी और डी डैश की वैल्यू पता है। इससे क्या हो जाएगा, AST2 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब टोटल AST किसके सम के बराबर होता है, AST1 प्लस AST2। तो AST किसके बराबर होगा, दोनों के सम के बराबर हो जाएगा इतना, ठीक है। अब इसके लिए टेंशन जोन के स्टील के लिए 20 mm लेकर के क्या करेंगे, तो एक बार का एरिया कितना हो जाएगा, 314। नंबर ऑफ बार निकालना है या एन कैपिटल स्मॉल एन निकालना है, तो टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ 1 बार। तो टोटल एरिया 1508 था और 314 एक बार का एरिया था, तो 4.8 आया। तो इसको अप्रॉक्सीमेट हम लोग कर लेंगे कि हम लोग का नंबर ऑफ बार कितना है, 5 बार है। तो इसलिए कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, प्रोवाइड 5 बार ऑफ 20 mm 5। अब AST प्रोवाइडेड कितना है, मतलब एक्चुअल AST कितना आ जाएगा, तो 5 बार चूँकि यूज़ हुआ है तो 5 हो जाएगा, और एक बार का एरिया था 314, तो 314 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो 1570। ये AST प्रोवाइडेड आ जाएगा। फिर चेक फॉर डिफ्लेक्शन,
चेक फॉर डिफ्लेक्शन करना है। अब चेक फॉर डिफ्लेक्शन में कैसे करना है कि हमें क्योंकि डब्ल्यू री बीम है तो के टी और के सी दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो के टी की वैल्यू पता करने के लिए हमको पी टी की वैल्यू पता होनी चाहिए और एफ एस की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर के सी की वैल्यू पता करने के लिए हमको पी सी और एफ एस की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पी टी के लिए वही फॉर्मूला ए एस टी अपॉन बी डी इंटू 100, जिससे 1.25% आया। और पीसी की वैल्यू हमें कैसे निकालना है। अब पीटी की वैल्यू पता करनी थी तो एएसटी किए थे। अब पीसी की वैल्यू पता करनी है तो एएससी करना है और फॉर्मूला सेम है, तो इससे हमारा 0.31 आया। एफएस की वैल्यू पता करनी है तो सेम फॉर्मूला जो हम लोग रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो सेम फॉर्मूले से एफएस की वैल्यू आ जाएगी 231 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इस अब 231 आ गया। अब क्या करेंगे कि हमें जो है वो पीटी 1.25 था और एफ एस 231 आया था। इससे हम लोग के टी की वैल्यू पता कर लेंगे। जिनको के टी की वैल्यू कैसे नहीं है, कैसे निकाली जाती है ये नहीं पता है, वो एक लेक्चर मैंने बनाया है, उसमें से देख लें कि के टी और के सी की वैल्यू पी टी और एफ एस की सहायता से की हेल्प से कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अब पीसी के वैल्यू कैसे निकालेंगे। केसी के वैल्यू पीसी और एफएस की हेल्प से निकालेंगे तो केसी ये आ जाएगा। ठीक है, अब एल बाई डी मैक्सिमम जो होगा वो हमारा 20, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है तो 20 के टी इंटू के सी की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 21.36। एल बाई डी प्रोवाइडेड कितना है, ये हमारा एल क्या है इफेक्टिव स्पैन और डी क्या है इफेक्टिव डेप्थ, इससे आ जाएगा 9.09। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो एल बाई डी मैक्सिमम है वो ग्रेटर देन एल बाई डी प्रोवाइडेड है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा चेक फॉर डिफ्लेक्शन में पास हुआ है, मतलब हैंस होके है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे कि डिज़ाइन ऑफ शेयर एंड चेक फॉर शेयर, या चेक फॉर शेयर करेंगे। अब चेक फॉर शेयर में सबसे पहले हम लोग का वी यू डिज़ाइन शेयर तो हम लोगों ने पीछे ही निकाल लिया था। कितना आया था 200 प्लस 200.4 किलोन्यूटन। अब हम लोग को तीन वैल्यू पता होनी चाहिए शेयर में, टॉवी, टॉसी और टॉसी मैक्स। टॉसी और टॉसी मैक्स हमारा जो होता है वो टेबल से डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं होता। टॉवी निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला होता है वी यू अपॉन बी डी। ठीक है, इससे हम लोग का टाउविन आ जाएगा 1.58 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब टाउसी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टाउसी निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ स्टील पता होनी चाहिए और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता होनी चाहिए, मतलब किस ग्रेड का है, M20 है, M25 है। ठीक है, मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता होनी चाहिए टाउसी निकालने के लिए। अब टाउसी नहीं निकालना आ रहा तो इसके लिए जो होगा एक लेक्चर और है वो देख लेना। ठीक है, टॉसी निकाल जाएगा। तो पीटी पीटी पहले निकालेंगे एएसटी। अब एएसटी एट सपोर्ट, क्योंकि अब हमारा 5 बार आया था एएसटी के लिए, लेकिन सपोर्ट में हमारा हर अल्टरनेट बार को कर्टेल कर दिया जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ 3 बार पहुंचेगा, मतलब 3 बार पहुंचेगा। तो एएसटी सपोर्ट में कितना हो जाएगा 3 इंटू 5/4 इंटू 20 का स्क्वायर, मतलब ये सपोर्ट पे एरिया ऑफ स्टील कितना आ जाएगा 942 आ जाएगा। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, हमने टेबल से टाउसी मैक्सिमम निकाल लिया, टॉवी निकाल लिया और टाउसी निकाल लिया। तो हम लोग देखें कि टाउसी मैक्सिमम बड़ा है टॉवी से और टॉवी बड़ा है टाउसी से। तो इसमें इस केस में क्या होता है, डिज़ाइन ऑफ शेयर, एक्चुअल शेयर इन्फोर्समेंट का डिज़ाइन करना पड़ता है। तो शेयर डिज़ाइन में क्या होगा कि शेयर रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, मतलब वी यू एस निकालना पड़ेगा, वी यू माइनस टाउसी इंटू बी डी। वी यू एस इक्वल टू वी यू माइनस टाउसी पी डी। टाउसी की वैल्यू हम लोग पी टी और ग्रेड ऑफ कंक्रीट से की सहायता से निकाली थे। टाउवी की वैल्यू हमें वी यू की वैल्यू जो है वो एकदम शुरुआत में ही हम लोग ने निकाल लिया था। कितना निकल करके आया था 200.4 किलोन्यूटन। तो इससे यूएस आ जाएगा। हम लोग जब भी क्वेश्चन करेंगे तो 2 लैगडर लेकर करेंगे और 8 mm लेकर के करेंगे। ठीक है, इससे आसान हो जाता है, वरना 6 mm से लेकर के 16 mm तक की कोई भी बार यूज़ कर सकते हैं। तो ए एस वी पता चल जाएगा, एरिया ऑफ वर्टिकल स्टेप्स का एरिया कितना है। तो कितना लेग्ड है 2, इसमें ये 2 क्या है, नंबर ऑफ लेग्ड है, नंबर ऑफ बार नहीं है। 2 इंटू 5/4 इंटू 8 का स्क्वायर। तो ए एस वी क्या आ जाएगा 100.5 मिलीमीटर स्क्वायर। अब ए एस वी
का ज़रूरत कहाँ पड़ती है, इस जो शेयर स्टेप्स होता है उसकी स्पेसिंग निकालने में। तो स्पेसिंग ऑफ शेयर स्टेप्स के लिए फॉर्मूला क्या आता है, 0.87 FY/SV/DV/S। सारी वैल्यू हमें पता है, तो एस वी निकाल लेंगे। एस वी कितना आएगा, 150 मिलीमीटर के अप्रॉक्सीमेट आएगा। ठीक है। अब अगर नॉमिनल शेयर इन्फोर्समेंट प्रेजेंट होता है तो उसके लिए एस वी कितना निकल कर के आता है, उसके लिए फॉर्मूला है 0.87 FY/SV/0.4B। ठीक है, ये नॉमिनल शेयर इन्फोर्समेंट के लिए स्पेसिंग होता है। ठीक है, स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला है। तो इससे एस वी निकालो तो 394 मिलीमीटर। अब हमारा एस वी पता चल गया, नॉमिनल इन्फोर्समेंट के लिए एक्चुअल एस वी पता चल गया। और हमें चेक करना है कि अब कितना लेना है। तो स्पेसिंग शुड बी मिनिमम ऑफ फॉलोइंग, मतलब इसमें इस चार क्वांटिटी में से जो मिनिमम क्वांटिटी होती है वो ले लेते हैं। जैसे 0.75D और 300 मिलीमीटर, और SV1 जो हम लोगों ने निकाला था ये आलेगा। ये इसके लिए स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप से जो एस वी निकाला था 150 mm, और SV2 मतलब ये नॉमिनल शेयर इन्फोर्समेंट में जो इन चारों क्वांटिटी में जो मिनिमम होता है उसको ले लेते हैं स्पेसिंग। तो हमारा जो है वो 150 mm है स्पेसिंग में, क्योंकि ये इन चारों क्वांटिटी में सबसे लीस्ट जो क्वांटिटी है SV1 इक्वल टू 150 mm, तो इसलिए स्पेसिंग ऑफ स्टेप्स 150 mm ले लेंगे। अब लिखेंगे 2 लेग हमने एज्यूम किया था, 8 मिलीमीटर हमने एज्यूम किया था कि डायमीटर है, और स्पेसिंग निकल करके आई थी 150 mm। तो लिखेंगे टू प्रोवाइड 2 लेग 8 mm फाई एट 150 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। ठीक है, इसके बाद में डिज़ाइन डायग्राम बना देंगे। जैसे ये सपोर्ट बना दिया, और सपोर्ट बनाने के बाद में क्या हुआ, ये बी, और ये क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्पैन यहाँ से और यहाँ से इफेक्टिव स्पैन हो जाएगा 5 मीटर का। अंदर क्या हो जाएगा कि हमारा ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला कितना बार आया था, 2 बार है, हमने 16 mm फाइन लिया था। नीचे कितना बार निकल कर के आया था, 5 mm, और डायमीटर कितना लिया था, 20 mm फाई का। और स्पेसिंग कितना निकल कर के आई है हमारा, 150 mm, ये 150 mm आ गया। और हमने कितना, ये स्ट्रेप जो था वो क्या लिया था, 2 लेग लिया था 8 mm का। ठीक है, डायमीटर का और स्पेसिंग का था, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग था 150 mm का। अब जैसे हम लोग वो करते हैं कि एंड पे सपोर्ट की तरफ जा कर के जो होता है हमारा हर अल्टरनेट बार को कर्टेल कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ बीच में तो 5 5 बार थी, यहाँ सपोर्ट के पास में जा कर के क्या होता है कि हमारा हर अल्टरनेट बार की वजह से 2 बार कट गई, तो 2 बार इधर कट गई, 2 बार इधर कट गई। इसका मतलब 3 बार बची है 20 mm की। कहाँ पे कर्टेलमेंट होगा, L/8 पे। L/8 या 0.08 L। एल क्या है, इफेक्टिव स्पैन, कैपिटल एल है इफेक्टिव स्पैन, और 0.08 L। अब इन दोनों में से जो हमारा क्या कहते हैं ग्रेटेस्ट होता है, ग्रेटर वैल्यू होता है, उस पर हम लोग कर्टेल कर देते हैं। तो L/8 हमारा क्लियर स्पैन तो दिया नहीं था, तो अब हमारा इफेक्टिव स्पैन दिया था, तो 0.08 ही वाला फॉर्मूला लगा करके हम लोग यहाँ पे कर्टेल कर देंगे। अब इसका ये क्रॉस सेक्शन है, बी और डी की वैल्यू है, और पहले आप बिफोर कर्टेलमेंट 5 बार नज़र आ रही थी नीचे टेंशन जोन में, कंप्रेशन जोन में 2 बार नज़र आ रही थी, और आफ्टर कर्टेलमेंट में 2 बार ऊपर और 2 बार नीचे कट गई थी, तो इसलिए 3 बार हो गया। ठीक है, होप कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है समझ में आएगा डिज़ाइन ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम बाय टेकिंग एन एग्जांपल। चेक फॉर डिफ्लेक्शन हो गया, चेक फॉर शेयर हो गया, सारा चेक्स हो गया, सब कुछ वेरी वेल एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, और जिनको भी अभी भी प्रॉब्लम है कैसे डिज़ाइन ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम या डिज़ाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है में, तो वो नीचे कमेंट में कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ठीक है, और मतलब वैसे सबको मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है कि कहाँ पे मतलब कब वीडियो पड़ेगा और कौन सा वीडियो पड़ा हुआ है। तो इसलिए जो है नीचे सब्सक्राइब्स का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उससे जो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कब वीडियो पड़ी हुई है, कौन सी वीडियो पड़ी हुई है और कौन से सब्जेक्ट के लिए पड़ी हुई है। मेरा ये सोचना है कि अभी जैसे आरसीसी का कंप्लीट हो जाएगा, अब आरसीसी के बाद में कोई और सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट या इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट उठाएंगे जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे जो है कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए।
अपने परिवार के साथ में टाइम दीजिए, फ़ोन कम यूज़ कीजिए। ठीक है, बाय।